So where do I have to start this? दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे हासिल करने का ना तो कोई समय तय होता है और ना ही कोई दायरा। इसे हासिल करने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज होती है तो वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जी हाँ, हौसले बुलंद हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। इसका जीता जागता उदाहरण है ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिन्होंने 17 साल की उम्र में इंजीनियरिंग छोड़कर अपनी कंपनी शुरू की थी और आज देखिए, महज 10 साल के अंदर ही ओयो रूम्स एक ऐसा ब्रांड बनकर मार्केट में उतरा है कि एयरबीएनबी जैसी बड़ी कंपनी भी आज उसके साथ हाथ मिलाने को मजबूर हो गई है। जी हाँ, एयरबीएनबी ओयो के 22 इन्वेस्टर्स में से एक है। तो दोस्तों, अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि जहां कोई पहले ओयो का साथ नहीं दे रहा था, वहीं आज उस ब्रांड ने पूरे $9 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर लिया। और रितेश अग्रवाल ने ऐसा क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई कि देखते ही देखते इनका बिजनेस एशिया, यूरोप और अमेरिका तक फैल गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन सवालों को जवाब जानना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पैसे की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, ओयो के सीईओ यानी कि रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के कटक जिले में एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में माता, पिता और 3 भाई बहन हैं। रितेश ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने जिले के सैक्रेड हार्ट स्कूल से की थी, जिसके बाद घर वालों ने उन्हें इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा भेज दिया, लेकिन उनका वहां पढ़ाई में मन नहीं लगा। आपको बता दें कि रितेश पढ़ाई लिखाई में एकदम एवरेज स्टूडेंट थे। इनको स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था। रितेश अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए लंदन भी गए, लेकिन रितेश को लंदन भी रास नहीं आया और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। असल में ये बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहते थे। रितेश को घूमने फिरने का काफी शौक था। साल 2009 में उन्हें देहरादून और मसूरी जाने का मौका मिला। अपनी इस ट्रिप के दौरान उन्होंने अलग अलग होटल्स में स्टे किया और यहाँ आकर उन्हें महसूस हुआ कि असल में ये होटल्स जैसे दिखाई देते हैं वैसे बिल्कुल है नहीं। वैसे होटल्स के मामले में अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ लोगों को दिखता है कि 90% होटल्स काफी सस्ते होते हैं और इसीलिए इनमें सुविधाएं भी पैसे के हिसाब से ही होती हैं। तो बस यूं समझ लीजिए कि यहीं से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया और यहीं से इन्होंने डिसाइड किया कि वो लो बजट होटल इंडस्ट्री के साथ मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों को सस्ते दामों पर फुल हाइजीनिक और सभी सुविधाओं से लैस होटल्स मिल सकें। और यहीं से शुरू हुआ रितेश का ओयो का सफर। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ओयो कंपनी शुरू से ओयो नहीं थी, बल्कि 2012 में रितेश ने इसका नाम ओरवेल स्टेज रखा था। ओरवेल स्टेज में लोग लो बजट के होटल्स बुक करा सकते थे, लेकिन ओरवेल स्टेज को प्रमोट कराने के लिए रितेश को ऐसे होटलों में जाना पड़ता था जिनके रूम्स अक्सर खाली रहते थे। असल में रितेश को ये तो पता था कि इंडिया में मिडिल क्लास लोग बजट का काफी ध्यान रखते हैं और बजट के अकॉर्डिंग ज्यादा महंगे होटल्स प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसीलिए रितेश ने अपने बिजनेस की शुरुआत इन्हीं होटल्स के साथ करने का प्लान बनाया। रितेश का प्लान था कि वो इन होटल्स के रूम को अपनी तरह से रेंट पर देकर इन होटल मालिकों से कमीशन ले सकें। लेकिन रितेश का बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग का था, एमबीए तो उन्होंने किया नहीं था, इसीलिए उन्हें मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और यही वजह थी कि इन होटल्स के साथ इनकी बात नहीं बन पाती थी और इनके आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया जाता था। रितेश को जब काफी जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा तो इन्होंने अपना बिजनेस आइडिया चेंज करते हुए होटल मालिकों के सामने ऐसी डील रखी जिसे सुनकर शायद ही कोई इनके प्रपोजल को रिजेक्ट करता। दरअसल रितेश ने होटल के ओनर्स के सामने ये प्रपोजल दिया कि अगर इस बिजनेस में कोई घाटा होता है तो वो घाटा रितेश के सर पर होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो वो उस प्रॉफिट में होटल के मालिकों का भी हिस्सा होगा। अब भला ऐसे में कौन सा होटल मालिक ऐसा होगा जो इतने बढ़िया डील को हाथ से जाने देता, क्योंकि यहाँ लॉस का तो कोई रिस्क ही नहीं था। अब बारी थी रितेश के अगले प्लान की। तो रितेश ने सबसे पहले अपने हिसाब से होटल का पूरा लुक चेंज किया। उन्होंने होटल की फ्लोरिंग से लेकर पेंटिंग तक सब कुछ बदल दिया। रितेश ये चाहते थे कि अगर इन होटल्स में भी कस्टमर आए तो उन्हें ये एहसास हो कि वो भले ही लो बजट के होटल में रुक रहे हैं, लेकिन ये शानदार स्टे है। लेकिन होटल्स के इन लुक्स को लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ा काम था। इसीलिए रितेश ने फिर दिमाग लगाया और अपने बिजनेस मॉड्यूल में शामिल किया एग्रीगेयर बिजनेस मॉडल, जिसके तहत ओयो का काम कस्टमर्स को होटल तक पहुंचाना था और होटल के ओनर इन कस्टमर से जो भी पैसे चार्ज करते उसका 18% कमीशन ओयो को देना था। इस ट्रिक से होटल मालिकों को फायदा होने लग गया था। ऐसे में होटल के मालिकों ने ओयो को डिच करना शुरू कर दिया।
असल में होटल मालिक फेक आईडी से ओयो पर रूम बुक करते थे और फिर असली कस्टमर से ज्यादा पैसे वसूलते थे, लेकिन ओयो को काफी कम कमीशन देते थे। लेकिन जैसे ही इस बात का पता ओयो को चला तो उसने अपने इस बिजनेस मॉडल को चेंज करते हुए इसे फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया। ओयो ने पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार होटल के सभी रूम्स को अपने अंडर में ले लिया। अब होटल्स की बुकिंग, मेंटेनेंस, क्लीनिंग से लेकर सभी चीजों को ओयो खुद हैंडल कर रहा था और इसीलिए उसने होटल मालिकों से कह दिया कि उनकी जो भी कमाई होगी उसका 22% उन्हें ओयो को देना होगा। रितेश के इस बिजनेस मॉडल में रिस्क भी था, लेकिन इसके बाद भी होटल मालिकों को काफी फायदा हुआ और यहीं से ओयो के साथ रितेश की भी किस्मत चमकी और ओयो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन में शुमार हो गया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वास्तव में ओयो की कामयाबी का राज क्या था? क्या सच में बिजनेस मॉडल की वजह से ओयो ने सक्सेस हासिल की थी या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और थी? तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके पीछे की स्ट्रैटेजी काफी अहम रोल प्ले करती है और इसमें कोई शक नहीं कि रितेश अग्रवाल ने यह स्ट्रैटेजी काफी अच्छी तरह से समझी। दरअसल रितेश को यह पता था कि इंडिया में ज्यादातर होटल्स ऐसे हैं जो काफी छोटे हैं और जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। ऐसे में रितेश की नजर इन होटल्स पर पड़ी और इनको रितेश ने अपने बिजनेस में शामिल करने का फैसला किया और ये थी इनकी एसेट लाइट स्ट्रैटेजी, जिसमें रितेश को कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, बस होटल के अंदर चेंज करके मुनाफा कमाया जा सकता था। रितेश ने अपने बिजनेस के शुरुआती दौर में ही एक बात को अच्छी तरह से समझ लिया था कि भारत में 600 मिलियन लोगों की आबादी मिडिल क्लास है जो बड़े बड़े होटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकती है। वो स्टे करने के लिए ऐसे होटल्स की तलाश करते हैं जहां से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स वगैरह वगैरह पास में हो। बस फिर क्या था, रितेश ने इसके लिए रुख किया 0 से 2 स्टार की रेटिंग वाले छोटे होटल्स की तरफ जो थे तो इन प्राइमरी लोकेशन पर, लेकिन इनमें उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। रितेश ने सबसे पहले इन होटल्स मालिकों के साथ हाथ मिलाया। इसके बाद इन्होंने बनाई अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी जो थी कस्टमर्स का भरोसा जीतने की। जी हाँ, और कस्टमर्स और ओयो के बीच एक बेहतरीन बॉन्डिंग की, जिसके लिए ओयो ने अपनी एक वेबसाइट बनाई और होटल के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स जैसे होटल बुकिंग, रूम्स अवेलेबिलिटी, चेक इन, चेकआउट जैसी सारी डिटेल्स वेबसाइट पर देनी शुरू कर दी। लेकिन वेबसाइट से कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ओयो ने जो दिखता है वही बिकता है की पॉलिसी को फॉलो करते हुए होटल के हर एक रूम के लिए 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे होटल के रूम का पूरा नक्शा बदला जा सके और कस्टमर्स को सस्ते में एक अच्छे रूम का फील दिया जा सके। असल में किसी भी बिजनेस में कस्टमर का भरोसा जीतना बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है और इसी भरोसे को लेकर ओयो की तीसरी स्ट्रैटेजी थी प्रेडिक्टेबिलिटी विल ब्रिंग रिपीटेबिलिटी। यस, अब इस स्ट्रैटेजी के अंडर रितेश ने ऑडिट मैकेनिज्म फॉलो किया, जिसके तहत हर 6 होटल की सर्विसेज पर नजर रखनी थी और इसके लिए एक क्लस्टर मैनेजर अपॉइंट किया गया जो अलग अलग दिन हर एक होटल की सर्विसेज जैसे वहां के एसी, सफाई, खाने की क्वालिटी सभी चीजों को चेक करके ऑडिट करते थे। रितेश किसी भी कीमत पर अपने कस्टमर्स का भरोसा नहीं खोना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि ओयो के बारे में कुछ भी ऐसा दिखाया जाए जिससे इनका ओयो पर से भरोसा उठ जाए। तो इसीलिए अब रितेश ने अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी बनाई जो कि फुल ट्रांसपेरेंसी थी। दरअसल जैसे जैसे समय बीतता गया कस्टमर्स की डिमांड बढ़ती चली गई और वो चाहते थे कि सस्ते, सुंदर और टिकाऊ होटल्स की बुकिंग का काम वो पलक झपकते ही कर सके। बस रितेश ने अपने बचपन वाली इंजीनियरिंग स्किल का फायदा उठाया और अपना दिमाग लगाया और साल 2015 में ओयो ऐप लॉन्च कर दिया। इस ऐप के जरिए होटल की बुकिंग करने का काम काफी आसान हो गया और लोगों ने भी इस ऐप की मदद से बढ़ चढ़कर होटल्स की बुकिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन रितेश इससे भी खुश नहीं, उन्हें तो अपने बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक ले जाना था। इसीलिए रितेश ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक फोकस्ड टीम बनाने का प्लान किया और उसमें बेस्ट आईआईटी करने वाले शामिल किए गए। ओयो का एक ही मकसद था, अपने कस्टमर्स को किसी भी तरह से डिसअपॉइंट ना किया जाए और इसी मकसद की वजह से ओयो ने अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए तरह तरह की स्ट्रैटेजीज फॉलो की, जिसकी मदद से ओयो अपने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ओयो आज 80 देशों में 10 लाख से भी ज्यादा रूम सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। रितेश की आगे की प्लानिंग काफी बड़ी है और वो ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में ओयो 25 लाख से भी ज्यादा रूम सर्विसेज दुनिया भर में प्रोवाइड करे। है ना गजब?
तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।